अनामिका और रूहानिका का सुधरता रिश्ता। विशेष रूहानिका की फोटो देखते हुए बोला, रूही मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मगर मैं अपने भाई को भी बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर क्या अब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? फिर खुद ही बोला, नहीं करोगी ना? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। मैंने भी चाहा था मैं तुम्हें कभी पसंद ना करूं, मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है। क्या करूं इसका कि ये तुम्हें भूल जाएं? मगर ये मेरी सुनता नहीं है। मगर अब जब भाई और भाभी की शादी फिक्स होने वाली है, तो मैं तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश जरूर करूंगा। उसके बाद वो भी फ्रेश होकर सो गया। इधर सिंघानिया मैंशन में रूहानिका चांद को देख रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, क्या कोई ऐसा होगा जो मुझे भी प्यार करता होगा? वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि रितिका के लिए और वैसे भी जैसे मैंने हरकतें की है, उस हिसाब से सब मुझसे नफरत करते हैं, और मैं ये नफरत डिजर्व भी करती हूँ। इतना बोलकर दर्द से मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद वो भी जाकर सो गई, क्योंकि वो अब सारांश के पीछे नहीं भागना चाहती थी। इसलिए उसने सोच लिया था वो विदेश चली जाएगी, ताकि उसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगली सुबह आज से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, इसलिए सभी लोग नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल चुके थे। रूहानिका और रिधिमा, आस्था, अनामिका, आशी, रितिका, मोनिका का ये लास्ट साल था, इसलिए वो लोग भी आज कॉलेज आए हुए थे। उन्हें इस कॉलेज में 4 साल हो चुके थे। वहीं समायरा भी सेकेंड ईयर के एग्जाम देने वाली थी। कुछ ही देर बाद सभी लोग एग्जाम हॉल के अंदर थे। अभी बस थ्योरी लिखी जा रही थी। अभी तो और भी बहुत कुछ था, जिसके बाद वो लोग पास हो सकते थे। रितिका को कॉलेज से स्पेल कर दिया गया था, इसलिए उसने दूसरे कॉलेज से प्राइवेट भरा था, और वो वहां एग्जाम दे रही थी। हालांकि वो वहां भी कुछ कनेक्शन यूज कर ये सब कर पा रही थी। इधर ग्लोबल हाइट्स कॉलेज में सभी लोगों का आज का एग्जाम खत्म हो गया था। साथ ही उन्हें एक्टिंग और सारी चीजें कर ली थी। तभी समायरा बोली, आज हम जल्दी घर जा रहे हैं। जिस पर सब समायरा को देखने लगे। तभी समायरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ एक्चुअली आज मेरे भाई की सगाई फिक्स होने वाली है। जिसे सुनकर अनामिका शर्माने लगी। वहीं आशी बोली, ओह कौन है वो लक्की लंकी, जिसकी शादी सीनियर सारांश से हो रही है। जिस पर समायरा अनामिका को देखने लगी, जिसका चेहरा लाल हो चुका था। समायरा ने ज्यादा परेशान नहीं किया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आशी आपको वही शख्स बता देगा। इतना बोलकर वो वहां से राध्या के साथ निकल गई। अनामिका का चेहरा लाल हो गया था, जिसे देखकर आशी बोली, क्या बात है अनु, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? जिस पर अनामिका सकपका गई, फिर हकलाते हुए बोली, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो बस शायद गर्मी की वजह से मेरा चेहरा इतना लाल है। अभी आशी कुछ और बोलती उससे पहले ही अनामिका का फोन बजने लगा। फोन मानसी जी का था। उसने फोन उठाया तो मानसी जी बोली, प्रिंसेस तुम कहाँ हो? तुम और रूही घर आ जाओ, हमें ओबेरॉय मैंशन जाना है। जिस पर अनामिका के गाल फिर से लाल होने लगे। वो प्यार से बोली, ठीक है मॉम मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद अनामिका आशी को देखते हुए बोली, आशी मैं अभी जा रही हूँ, मॉम घर बुला रही हैं। जिस पर आशी बोली, ठीक है तुम जाओ, कल मिलते हैं। अनामिका ने आशी से बाई बोला। उसके बाद वो रूहानिका और मोनिका के पास चली गई, जो एक साथ बैठे हुए थे। अनामिका ने एक नज़र मोनिका को देखा, उसके बाद वो रूहानिका से बोली, रूही मॉम का फोन आया था, वो हम दोनों को घर बुला रही हैं।
जिस पर रूहानिका ने हाँ में सिर हिला दिया। वो मोनिका से बाई बोली और अनामिका के साथ चली गई। आज रूहानिका का चेहरा थोड़ा डल था। वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी, जिसे देखकर अनामिका को भी हैरानी हुई। वो दोनों गाड़ी में बैठे। तभी अनामिका बोली, रूही कोई परेशानी है क्या? वैसे तो अनामिका रूही को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रूहानिका रितिका के साथ थी। वो उसके लिए गलत काम भी करती थी। मगर जब उसने वो वीडियो देखा जिसमें रूहानिका रितिका को वो सब करने से मना कर रही थी, उस दिन से अनामिका रूहानिका को पसंद करने लगी थी। वो उसकी फिक्र करती थी। रूहानिका ने एक नजर अनामिका को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं थोड़ा थक गई हूं। जिस पर अनामिका बोली, ठीक है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी हम मेंशन नहीं पहुंचे हैं। रूहानिका ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। मगर पता नहीं क्यों आज उसे अनामिका से जलन नहीं हो रही थी, बल्कि उसे खुद की फिक्र करता देख उसे काफी अच्छा लग रहा था। वो सोचने लगी, शायद वो ही दूसरों के चक्कर में आज तक अपनी बहन से दूर रही, वो भी अब एक अच्छी बहन बनेंगी। उसने मन में ही कुछ डिसाइड किया। उसके बाद सो गई। कुछ देर बाद वो लोग मैंशन पहुंच गए, मगर कार से कोई भी बाहर नहीं निकला। रोहन जो बाहर से आ रहा था, जब उसने ये देखा वो गाड़ी के पास गया। उसने गाड़ी के शीशे पर नॉक किया। ड्राइवर ने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया, जो कि पिछली सीट का था। रोहन ने अंदर देखा तो उसे रूहानिका सोते हुए दिखी, वो भी अनामिका के कंधे पर, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनामिका ने जब रोहन को देखा, वो धीमी आवाज ऐसा बोली, भाई रूहानिका सो गई है, आप इसे अंदर लेकर जाएं। जिस पर रोहन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाने लगा। उसने आराम से रूहानिका को अपनी गोद में उठाया और अंदर की तरफ जाने लगा। अनामिका भी दोनों का बैग पकड़ अंदर जाने लगी। जैसे ही वो तीनों हॉल में पहुंचे, सब लोग रूहानिका को गोद में देखकर हैरान और परेशान हो गए। अभी अनामिका सबको शांत करवाती, उससे पहले ही इतनी शोर से रूहानिका उठ गई। वो आसपास देखने लगी। उसने देखा वो इस वक्त रोहन की गोद में है। वो जल्दी से नीचे उतर गई। वो रोहन से बोली, भाई मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। इतना बोलकर उसने गाल फुला लिए। वो अभी क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर सब मुस्कुराने लगे। तभी अनामिका बोली, रूही तुम सो गई थी ना, इसलिए भाई ने तुम्हें गोद में उठाया। जिस पर रूहानिका आसपास देखने लगी। वो इस वक्त हॉल में थी। सबने उसकी बचकानी हरकत देखी और मुस्कुराने लगे। तभी मानसी जी बोली, जाओ तीनों तैयार हो जाओ, हमें ओबेरॉय मैंशन जाना है। जिसे सुनकर रोहन रूहानिका को देखने लगा, मगर अभी रूहानिका के चेहरे पर चमक थी, जिसे देखकर रोहन खुश हुआ। मगर उसे डर लग रहा था, कहीं रूहानिका कुछ गलत ना कर दे। मगर जब उसे कल की घटना याद आई, उसे थोड़ी तसल्ली हुई। वहीं रूहानिका के दिल में तो रिधिमा चल रही थी। उसने सोच लिया था, वो आज रिधिमा को मना कर रहेगी। आखिर रूहानिका और रिधिमा बचपन की दोस्त थी। रूहानिका की पहली और सबसे पुरानी दोस्त रिधिमा ही थी। मगर उसके बाद रितिका ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। पंडित जी की बातें समायरा के लिए सबका परेशान होना। रूहानिका, अनामिका और रोहन सभी लोग रेडी होने के लिए चले गए। कुछ देर बाद वो लोग गाड़ियों में बैठे हुए थे। रूहानिका और अनामिका एक गाड़ी में, उन्हीं के साथ रोहन भी बैठा हुआ था। अयाश ऑफिस से ही ओबेरॉय मैंशन जाने वाला था। वैसे तो उसे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं था, मगर उसे अपनी डॉल से मिलना था, इसलिए वो ओबेरॉय मैंशन जाने के लिए तैयार हो गया था।
अनामिका नर्वस थी। रूहानिका ने सोच लिया था अब तो उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली जाएगी, क्योंकि उसे अब यहां रहकर खुद को या किसी और को परेशान नहीं करना था। इसलिए वो यहां से जाना चाहती थी। कुछ देर बाद सिंघानिया फैमिली की गायियां ओबेरॉय मैंशन में आकर रुकी। उसी समय एक और गाय वहां आकर रुकी। ये गाय अयांश की थी। अनामिका, रूहानिका और रोहन गाय से उतर गए। तभी अयांश भी आ गया। उसने आते ही अनामिका के बाल सहलाए, जिससे रूहानिका को थोड़ा बुरा लगा, मगर उसने ये दिखाया नहीं। मगर तभी अयांश ने उसके भी बाल सहलाए, जिससे रूहानिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वो सभी लोग अंदर चले गए। इशिता जी और आदित्य जी गेट पर ही खने हुए थे। वो उन सबको लेकर अंदर चले गए। वो सभी लोग अंदर चले गए। सभी लोग सोफे पर बैठे, फिर मुस्कुराते हुए बातें करने लगे। इधर समायरा भी रिधिमा और राध्या के साथ बैठी हुई थी, जिसे देखकर अयांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एकटक बस अपनी डॉल को देख रहा था। वहीं कोई और भी था जिसका हाल बुरा था, और वो थे रिधिमा और रोहन, जो एक दूसरे को देख रहे थे। रिधिमा भी बचपन से रोहन को पसंद करती थी। वही हाल रोहन का भी था, इसलिए वो हमेशा उन सबके आसपास रहता था। तभी इशिता जी की आवाज से सब लोग होश में आए, जो पंडित जी के स्वागत के लिए खनी हो गई थी। ये वही ज्ञानी पंडित थे, जिसने पहले ही समायरा के लिए भविष्यवाणी की थी। वो आकर सोफे पर बैठ गए। सबने उनका आशीर्वाद लिया। वहीं साराश और अनामिका के चेहरे पर अलग ही चमक थी, मगर रूहानिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वो पहले ही बहुत रो चुकी थी, इसलिए शायद अब उसे बुरा भी नहीं लग रहा था। मगर वहीं विशेष लगातार सिर्फ रूहानिका को ही देख रहा था। मगर जब उसने उसके चेहरे पर दर्द नहीं देखा तो उसको राहत महसूस हुई। तभी पंडित जी ने वर और वधू की कुंडली मंगवाई। पंडित जी कुंडली देखते हुए बोले, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज से 4 दिन बाद सगाई का अच्छा मुहूर्त है। जिसे सुनकर सब लोग खुश हो गए। तभी पंडित जी की नजर समायरा पर पड़ी। वो समायरा को देखते हुए बोले, बेटा अभी मुसीबत टली नहीं है। इस बार तुम्हारे सामने ऐसा सच आएगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। तुम्हें इस मुसीबत का उपाय निकालना होगा, वरना तुम्हारी जान को पिछली जन्म की तरह खतरा है। जिसे सुनकर सब डर गए। वहीं अयांश की आंखें लाल हो गई। वो किसी भी कीमत पर अपनी डॉल को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो ठंडी आवाज में बोला, क्या इसका कोई उपाय है? जिस पर पंडित जी सारांश को देखने लगे। वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम हो ना उपाय। अगर तुम उस समय भी उस पर भरोसा करोगे जब वो गलत प्रतीत हो, तब शायद भाग्य उसका साथ दे, और उसके साथ साथ बहुत लोगों की जिंदगी भी बच जाएगी। मगर याद रखना, इस बच्ची के भाग्य से बहुत लोगों के भाग्य जुमे हुए हैं, इसलिए इसे कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने समायरा को एक मौली बांधी और मुस्कुराते हुए बोले, महादेव तुम्हें विजय बनाए और तुम्हें हर मुसीबत से बचाएं। इतना बोलकर वो दक्षिणा लेकर वहां से चले गए। मगर अब सबको समायरा की चिंता होने लगी। इस बार तो रूहानिका को भी समायरा के लिए डर लग रहा था। तभी समायरा सबका मूड ठीक करने के लिए बोली, मतलब हद है। आप लोग ऐसे क्यों उदास हो रहे हैं? क्या आपको लगता है द आदित्य ओबेरॉय की बेटी, जो पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करते हैं, उनकी बेटी किसी के लिए भी इजी टारगेट है? मतलब सीरियसली ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ये सही है कि मुसीबत टली नहीं है, मगर फिर भी मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर आप सबका प्यार, आशीर्वाद और मेरे पास अयांश भी हैं।
मुझे पता है, चाहे कोई यकीन करे ना करे, मगर अयांश और मेरे दोनों भाई मुझ पर हमेशा यकीन करेंगे। करेंगे ना? जिस पर अयांश, सारांश और विशेष ने समायरा को गले से लगा लिया और एक साथ बोले, बिल्कुल, हम अपनी प्रिंसेस, बेबी और डॉल पर जरूर ट्रस्ट करेंगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मगर हम वादा करते हैं, हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। जिसे देखकर सभी मुस्कुराने लगे। तीनों लंकियां बोली, एंजल, बेबी, सोमू, हम भी तुम पर हमेशा ट्रस्ट करेंगे। जिससे समायरा खिलखिलाकर हंसने लगी। रूहानिका उन सबको देख रही थी। वो चारों कितनी खुश थी, जिससे वो उदास हो गई। तभी इशिता जी बोली, चलो अब बहुत बात हो गई, लंच कर लेते हैं। जिससे सब खुश हो गए। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अयांश, समायरा एक साथ, अनामिका, सारांश एक साथ, विशेष, रूहानिका एक साथ, जो कि विशेष ने ही अरेंज किया था, और रोहन और रूहानिका एक साथ। सभी लोग लंच करने लगे। सारांश समायरा और अनामिका दोनों की प्लेट्स में खाना डाल रहा था, जिसे देखकर सब मुस्कुराने लगे, क्योंकि सबको पता था सारांश के लिए समायरा से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं था, शायद वो खुद भी नहीं। अनामिका भी उन दोनों का बॉन्ड देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर उसने सुना था कि सारांश समायरा को सबसे ज्यादा प्यार करता है। कुछ देर बाद उनका लंच खत्म हुआ। सभी लोग हॉल में बैठ गए। अभी लगभग शाम हो चुकी थी, क्योंकि लंच टाइम निकल चुका था। मगर किसी ने लंच नहीं किया था, इसलिए सबने लंच टाइम के बाद भी लंच किया। रूहानिका रिधिमा को देख रही थी, जो समायरा और अनामिका से बात कर रही थी, मगर उसे किसी की नजरें महसूस हो रही थीं। जब उसने सामने देखा तो उसे रूहानिका नजर आई, मगर रिधिमा ने उसे इग्नोर कर दिया, जिससे रूहानिका को काफी बुरा लगा। उसने फोन में कुछ किया और रिधिमा को देखने लगी, जिसके फोन में अभी ही मैसेज गया था, जो किसी और ने नहीं बल्कि रूहानिका ने भेजा था। वैसे तो रिधिमा ने उसे सभी जगह से ब्लॉक कर दिया था, मगर रूहानिका ने न्यू सिम खरीदी थी ताकि वो रिधिमा को मना सकें। रिधिमा ने अपना फोन देखा, जिसमें लिखा था, रिद्धि मेन रूहानिका, प्लीज मुझे ब्लॉक मत करना, बस एक बार मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हारे रूम में जा रही हूं, तुम मुझे वहां आकर मिलो। जैसे ही रिधिमा ने ये पढ़ा, वो रूहानिका को देखने लगी, जो ऊपर जा रही थी। वो सबसे बोली, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूं, जिस पर सबने हामी भरी। रूहानिका के जाने के बाद रिधिमा भी ऊपर चली गई, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय समायरा के और रोहन के, जिसकी नजर रिधिमा पर ही बनी थी। समायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कि रूहानिका ने ही रिधिमा को ऊपर बुलाया है। इधर रिधिमा के कमरे में रूहानिका रिधिमा का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और रिधिमा अंदर आई। जैसे ही रूहानिका ने रिधिमा को देखा, वो खुश हो गई। वो जैसे ही उसके गले लगने को हुई, तभी रिधिमा ने रूहानिका को हाथ दिखाकर रोक दिया, जिससे रूहानिका का चेहरा उतर गया। उसके दिल में दर्द होने लगा, जैसे कोई उसके दिल को चोट पहुंचा रहा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। मास्क वाला शख्स आस्था हुई किडनैप। रिधिमा ने रूहानिका को अपने गले मिलने से रोक दिया, जिससे रूहानिका को काफी बुरा लगा। वो रुआसी आवाज में बोली, रिद्धि, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? जिस पर रिधिमा कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मिस रूहानिका सिंघानिया, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिर मैं कौन होती हूँ आपको मौका देने वाली? आप तो मुझसे नफरत करती हैं ना? वैसे भी आपके पास तो पहले से ही आपकी बेस्ट फ्रेंड रितिका राणे जो हैं। जिसे सुनकर रूहानिका बोली, ऐसा नहीं है रिद्धि। मगर तभी उसे कुछ याद आया। वो हैरानी से बोली, राणे, वो तो शर्मा थी ना।
जिस पर रिधिमा कुछ नहीं बोली, वो वहां से जाने को हुई। उससे पहले ही रूहानिका ने उसका हाथ पकड़ लिया, मगर रिधिमा उससे हाथ छुड़वाती उससे पहले ही उसको रोने की आवाज की। जब उसने पलटकर देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि रूहानिका रो रही थी। उसकी आंखों में सच था, वो गिल्टी थी। उसकी आंखों में सच्ची माफी थी, जिसे देखकर रिधिमा का दिल पिघल गया। रिधिमा ने झट से रूहानिका को गले लगाया और उसके बालों को सहलाने लगी। रिधिमा सच में रूहानिका को बहुत मानती थी। आखिर रूहानिका और वो बचपन के दोस्त थे। भले ही उनके बीच कितनी भी गलतफहमियां रही हों, मगर रूहानिका भी रिधिमा को बहुत मानती थी। मगर रूहानिका ने अपनी गलतियों की वजह से रिधिमा को खुद से दूर कर दिया था। रूहानिका शांत हुई, फिर अपने दोनों कान पकड़कर बोली, रिद्धि, आई एम सॉरी। मैं आज के बाद कभी भी गलत काम नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी किसी की बातों में आकर तुझसे दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। जिसे सुनकर रिधिमा ने सिर हिला दिया। रूहानिका बोली, ठीक है, रुको, मैं मुंह धोकर आती हूं, फिर साथ ही नीचे चलते हैं। रिधिमा वहीं रूहानिका का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद रूहानिका वॉशरूम से बाहर निकली। उसने बाद दोनों बाहर आ गए। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी रिधिमा बोली, रूही, सारांश भाई की शादी तो अनामिका भाभी से हो रही है, अब तू क्या करेगी? उसे भी रूहानिका के लिए बुरा लग रहा था, मगर वो सारांश की खुशी नहीं छीन सकती थी। रूहानिका बोली, हाँ मुझे पता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूं, सारांश मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अनु से प्यार करते हैं। इसलिए मैंने मूव ऑन कर लिया। वैसे भी शायद मैं उन्हें बस पसंद करती थी, प्यार नहीं करती थी, क्योंकि प्यार करती तो मुझे उन दोनों को साथ देखकर बुरा लगता। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। मगर हाँ, अगर सारांश मुझसे प्यार करते तो शायद मेरी पसंद प्यार में बदल जाती। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मगर मैंने सोचा है, मैं सगाई के बाद यहां से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक्टिंग लाइन में नहीं जाना, मुझे एक मॉडल बनना है। वैसे भी मैंने तो मॉडलिंग की पढ़ाई की है, मगर उस घटिया रितिका की बातों में आकर मैंने एक्टिंग लाइन में कदम रखा था। अब समझ आ रहा है, उसने ये सब इसलिए किया ताकि मेरे जरिए उसे अच्छी फिल्में मिल सके। जिस पर रिधिमा बोली, तुम यहां से भी तो मॉडलिंग कर सकती हो। जिस पर रूहानिका मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, मगर यार मैं सब कुछ भूलना चाहती हूं, इसलिए मुझे अलग जगह जाना है। वो दोनों बातें करते करते नीचे आ गए। जब सबने दोनों को देखा तो मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन लोगों ने भी रूहानिका और रिधिमा के बीच की टेंशन को नोटिस किया था। तभी इशिता जी बोली, मानसी, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। जिस पर सब इशिता जी को देखने लगे। तभी इशिता जी ने सब कुछ बताया, राघव राणे और उसने जो जो किया सब, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। तभी रूहानिका बोली, मतलब आंटी, वो रितिका उस राघव राणे की बेटी थी। जिस पर इशिता जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी रूहानिका ने भी बताया कि रितिका ने उसे कैसे ब्लैकमेल किया, जिसे सुनकर सब लोगों को रितिका पर और भी गुस्सा आने लगा। रिधिमा भी हैरान थी, उसे बुरा लग रहा था। आखिर रूहानिका ने ये सब अकेले सफर किया था, मगर वो भी क्या कर सकती थी, क्योंकि रूहानिका ने खुद ही उससे दोस्ती तोड़ दी थी। कुछ देर बाद सिंघानिया फैमिली वहां से चली गई। जाने से पहले अनामिका ने सारांश को देखा। सारांश ने भी उसे इशारे से लव यू बोला, जिसे देखकर अनामिका शर्माते हुए इशारे में ही बोली, लव यू टू, जिससे सारांश के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। सबके जाने के बाद इशिता जी बोली, आदि, आप प्रिंसेस की सिक्योरिटी बढ़ाइए।
मैं अपनी प्रिंसेस के जान से साथ रिस्क नहीं ले सकती। जिस पर आदित्य जी बोले, आप चिंता मत कीजिए, हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा। सब बहुत टेंशन में थे, क्योंकि समायरा सबकी जान थी। इधर दूसरी तरफ गाई में रोहन बोला, रूही तुम्हारे और रिधिमा के बीच सब कुछ ठीक हो गया क्या? जिस पर रूहानिका बोली, हाँ बिल्कुल, मैंने उसे मना लिया। मैं आज बहुत खुश हूँ भाई, आखिरकार मैंने फिर से अपनी रिद्धू को पा लिया। जिसे सुनकर विशेष मुस्कुराने लगा। वो भी अपनी बहन को खुश देखकर खुश था। अनामिका भी खुश थी, क्योंकि कुछ दिनों से अनामिका बहुत उदास थी, मगर आज उसके चेहरे पर पहले की तरह रौनक लौट आई थी। वहीं एक अंधेरे कमरे में इस वक्त एक लड़की को बांधा गया था। वो लड़की अपने सामने मौजूद शख्स से उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर उस मास्क पहने आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उस लड़की को रोते गिनगिनाते हुए देख रहा था। उसे ऐसे रोते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहां किसी की हिल्स की आवाज आने लगी, मगर उस शख्स ने अपना सिर उठाकर नहीं देखा। वो लड़की पास आई। उसे देखकर वो बंधी लंकी बोली, रितिका तुम? जी हाँ, वो आई हुई लंकी कोई और नहीं रितिका थी। उसी के साथ उसका भाई मानव भी मौजूद था। वो बंधी हुई लंकी आस्था थी। आस्था बोली, तुमने मुझे किडनैप किया है। तुम कितनी घटिया लंकी हो, मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे। रितिका हंसते हुए बोली, ओह आस्था, तुम कितनी भोली हो ना। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारी प्यारी समायरा से है। जिसे सुनकर आस्था हैरानी से रितिका और उस मांस में खने शख्स को देखने लगी। तभी रितिका बोली, हाँ आस्था, तुम्हें पता है उस समायरा का खून कितना कीमती है, जो हमें इस दुनिया में सबसे अमीर बना सकता है। दूसरी बात, हमें उस समायरा की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, जिसके लिए हमें समायरा चाहिए। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, तुम मरने वाली हो, जिसका इल्जाम तुम्हारी प्यारी प्रिंसेस पर लगेगा। उसके बाद पता है क्या होगा? तुम्हारा वो पागल आशिक विरम समायरा की जान ले लेगा। आखिर तुम उसका प्यार, उसका जुनून जो हो, मगर तुम्हें तो पता ही है समायरा में सारांश ओबेरॉय और अयांश सिंघानिया की जान बसती है। फिर वो तुम्हारे उस आशिक को मार देंगे। मगर एक और ट्विस्ट है। उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद हम सब कुछ ओबेरॉय फैमिली से छीन लेंगे। मैं सिंघानिया खानदान की बहू बनूंगी और सिंघानिया फैमिली की प्रॉपर्टी और अयांश सिंघानिया मेरा होगा। इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। वहीं आस्था गुस्से से बोली, तुम समायरा को छोड़ दो, वो अभी बच्ची है। आखिर तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें पैसा ही चाहिए ना? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगी। जिसे सुनकर रितिका सोचने का नाटक करने लगी। फिर बोली, तुम बोल तो सही रही हो, मगर वो क्या है? मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी के साथ साथ उन सबकी प्रॉपर्टी भी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। आस्था का किडनैप होना बटा विरम ने किया शूट। रितिका की बातें सुनकर आस्था नफरत से बोली, तुम घटिया लंकी, इतना लालच तुम्हें ले डूबेगा, तुम बहुत बुरी मौत मारी जाओगी। इतना बोलकर रितिका को गुस्से से घूरने लगी। रितिका को आस्था की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए वो आगे बढ़ी। उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ आस्था के गाल पर जड़ दिया। वो गुस्से से बोली, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बातें बोलने की? इतना बोलकर नफरत से आस्था को देखने लगी। आस्था के गालों पर रितिका के हाथों का निशान बन गया था। उसके होठों के कोने से खून रिस रहा था, मगर फिर भी वो रितिका को नफरत से देख रही थी। आस्था मुस्कुराते हुए बोली, भले ही तुम मुझे मार दो,
मगर इतना याद रखना, सारांश भाई और अयांश भाई, तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मतलब तुम कितनी बेवकूफ हो ना। तुम्हें इतना आसान लगता है क्या समायरा को मारना? उसके पीछे पूरी ओबेरॉय फैमिली, सिंघानिया फैमिली मौजूद हैं। और सबसे बनी बात, आदित्य अंकल अंडरवर्ल्ड के किंग है। तो तुम और तुम्हारे साथी प्रिंसेस का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मगर तुम तीनों को वो कुत्ते से भी बुरी मौत देंगे। इतना बोलकर उन तीनों को देखने लगी, जिसे सुनकर वो तीनों गुस्से से कांपने लगे। तभी रितिका बोली, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि समायरा के मरने तक तो कोई यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और उसको मारने वाला शख्स विरम होगा। तो सिंघानिया फैमिली और ओबेरॉय फैमिली विरम को मारेगी। फिर जब वो अपनी प्यारी समायरा के मरने के गम में डूबे होंगे, तभी हम उन पर वार करेंगे। इतना बोलकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। इधर दूसरी तरफ अचानक विरम का फोन बजा। जब उसने फोन में नोटिफिकेशन देखा तो उसके हाथों से फोन गिर गया, क्योंकि फोन में आस्था की कुर्सी से बंधी फोटो थी। उसके साथ एक मैसेज था, जिसमें एड्रेस और एक नोट था, जिसमें लिखा था, अगर इसकी सलामती चाहते हो तो इस एड्रेस में आ जाओ और किसी को बताने की कोशिश मत करना, वरना अपनी प्यारे से प्यार से हाथ धो बैठोगे। जिसे पढ़कर विरम के आंखों से पहली बार आंसू आ गए। वो बिना किसी को बताए वहां से बाहर चला गया। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और वहां से उस एड्रेस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी उसी खंडहर में आकर रुकी। वो जल्दी से अंदर जाने लगा। वहां बहुत ज्यादा गार्ड्स थे, जिन्होंने उसे चेक किया। उसके बाद उसे अंदर जाने लगा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगा। वो आगे बढ़ने लगा। तभी उसे आस्था दिखी। को देखने लगा। वहीं अयांश और सारांश गुस्से से आस्था को देखने लगा। अयांश बोला, बंद करो अपनी बकवास। मैं नहीं मानता ये सब। मुझे पता है, मेरी डॉल मुझसे प्यार करती है। तुम झूठ क्यों बोला रही हो? प्रिंसेस भला तुम्हें क्यों किडनैप करेगी? वहीं सारांश अभी तक चुप था। वो गुस्से से बोला, अगर विरम तुमसे प्यार नहीं करता तो अभी तक मैं तुम्हारी जान ले लेता। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को फंसाने की? वहीं विरम, जो अभी तक चुप था, वो गुस्से से बोला, सारांश ओबेरॉय, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आस्था कभी भी झूठ नहीं बोलती। तुम मेरी जान को मारने की बात कर रहे हो, वो भी अपनी इस घटिया क्रिमिनल बहन के लिए। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आस्था को किडनैप करने की? चाहे ये कुछ भी क्यों ना कर ले, मैं इससे प्यार नहीं करता। मैं तो इसे अपनी बहन मानता था, मगर इस घटिया लंकी ने भाई बहन के प्योर रिलेशन को भी अपनी घटियापन से गंदा कर दिया। अगर आस्था को कुछ हुआ होता तो मैं इसे जान से मार देता। अयांश ने विरम का कॉलर पकड़ लिया। वहीं सारांश भी आग बबूला हो गया। अयांश चिल्लाते हुए बोला, आस्था झूठ बोल रही है। वो हम सबके साथ खेल खेल रही है। अगर तुमने मेरी डॉल के बारे में एक और गलत वर्ड बोला तो आई स्वेयर मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे दोस्त हो। जिस पर विरम ने अयांश को पंच मार दिया। अयांश का चेहरा एक तरफ झुक गया। तभी सारांश ने एक पंच विरम को मारा। इधर अयांश की आंखें खूनी लाल हो गई। उसके आसपास का ऑरा अचानक खतरनाक हो गया। वो अपनी सर्द आंखों से आस्था और विरम को देखने लगा। इधर आस्था के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई।
वो अपने मन में बोली, अब अयांश इस विरम को मार दो, फिर तुम मेरे बन जाओगे। आखिर तुम सबसे अमीर हो। तुम्हारी तरह हैंडसम लंका तो सिर्फ मैं डिजर्व करती हूं, क्योंकि इस नोवेल की हीरोइन मैं हूं, ना कि वो घटिया समायरा। उस समायरा को मैं रास्ते से हटवा दूंगी। इतना बोलकर वो नफरत से समायरा को घूरने लगी, जिसके चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी। अचानक ही अयांश ने गन निकाल ली, मगर वो अभी शूट करता उससे पहले ही एक गन शॉट की आवाज आई और वहां अंधेरा हो गया। 2 मिनट बाद वहां लाइट आई। मगर ये क्या? चेयर पर बैठी आस्था के सीने पर गोली लगी थी और बंदूक समायरा के हाथ में थी। जब सबने ये देखा, सब हैरान रह गए। सब लोग हैरानी से समायरा और आस्था को देखने लगे। वहीं विरम सुन्न रह गया। वहीं अयांश और सारांश जल्दी से विरम को उठाने लगे, जिसके शरीर में जान ही नहीं थी। सारांश समायरा को देखने लगा। वो जल्दी से उसके पास गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। समायरा के हाथ से बंदूक गिर गई। सारांश समायरा से बोला, बच्चा तुमने गोली क्यों चलाई? जिस पर समायरा बोली, भाई मैंने गोली नहीं चलाई। जिस पर सारांश बोला, अगर तुमने नहीं चलाई तो फिर ये गोली किसने चलाई? वो आस-पास देखने लगा। इतने में ही उन सबको विरम की आवाज आई। विरम के हाथ में बंदूक थी, जो वो यहां छुपाकर लाया था। उसने उस बंदूक को समायरा की तरफ पॉइंट कर दिया। फिर नफरत से बोला, तुमने मेरी आस्था की जान ले ली, अब तुम्हें भी मरना होगा। इतना बोलकर उसने शूट कर दिया। अयांश और सारांश की जान अटक गई। वो दोनों एक साथ चिल्लाए, प्रिंसेस डॉल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। रियल कल्पिट बटा सौम्या या आस्था। मगर ये क्या, वो गोली जाकर किसी और को लगी। जब सबने देखा तो वो गोली मास्क पहने शख्स यानी मानव को लगी, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई। वहीं अपने भाई को गोली लगते देखा रितिका तनक उठी। वो उसे उठाने लगी। वहीं समायरा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, ओह रितिका, तुम्हारा भाई तो माया गया, अब तुम्हारा क्या होगा? जिसे सुनकर रितिका हैरान रह गई। वो अविश्वास से समायरा को देखने लगी, मगर समायरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अचानक रितिका को कुछ याद आया। उसने आसपास देखा। जैसे ही उसे रास्ता दिखा, वो भागने लगी। मगर इस बार समायरा ने उसके पैरों पर गोली चला दी। इसी के साथ वो जमीन पर चिल्लाते हुए गिर गई। उसने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया, तो वहां शैडो गार्ड्स आ गए, जिसे देखकर अयांश, विरम, सारांश यहां तक कि आस्था भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि समायरा की अंडरवर्ल्ड की वो क्रूएल क्वीन है, जिसके नाम का खौफ कभी भी अंडरवर्ल्ड में है। गार्ड्स बिना दया दिखाए रितिका को घसीटते हुए वहां से ले गए। वहीं आस्था के गार्ड्स ने विरम और सारांश पर गन तान दी। साथ ही उन्होंने अयांश की तरफ भी गन पॉइंट कर दी, जिससे आस्था के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मगर तभी वहां भयानक हंसी गूंजने लगी, जिसे सुनकर सब लोग सामने देखने लगे। समायरा एक सोफे पर बैठी हुई थी और किसी सनकी इंसान की तरह जोर जोर से हंस रही थी। फिर अचानक ही उसने हंसना बंद किया और बंधी हुई आस्था को अपनी ठंडी आंखों से देखने लगी। वो अपनी ठंडी आवाज में बोली, तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या? कौआ कितना ही हंस की खाल में छुप जाए, मगर वो हंस नहीं बन सकता। जिस पर सब लोग कंफ्यूजन से समायरा को देखने लगे। तभी समायरा अपनी मौत सी ठंडी आवाज में बोली, क्यों सौम्या राणे, सही कहा ना मैंने? वहीं समायरा के मुंह से खुद का असली नाम सुनकर वो लड़की जो सौम्या थी, वो हैरान रह गई। उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। वहीं अयांश और सारांश भी हैरानी से उसे देख रहे थे। विरम भी मुस्कुराने लगा, जिससे अयांश और सारांश की भौहें सिकुड़ गई। तभी समायरा ने कुछ इशारा किया
जिससे वहां कुछ लेडी गार्ड्स एक लड़की को लेकर आए और उसे समायरा के साथ सोफे पर बिठा दिया। वहीं उसे देखकर विरम भी उसके पास चला गया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आस्था थी, जिसकी हालत अभी ज्यादा बेहतर नहीं थी। वो अभी भी बेहोशी की हालत में थी। तभी समायरा ने विरम को कुछ इशारा किया। वो आस्था को गोद में उठाए वहां से निकल गया। वहीं सौम्या चिल्लाने लगी, तुम घटिया लंकी, तुम मेरा प्लान नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था। जिसे सुनकर समायरा उसे अजीब नजरों से देखने लगी। तभी समायरा अयांश और सारांश को देखते हुए बोली, भाई और अयांश, आप दोनों जाइए, मैं कुछ देर बाद आती हूं। जिस पर सारांश बोला, मगर प्रिंसेस तुम अकेले। वहीं गार्ड्स सारांश को देखने लगे। वो अपने मन में बोले, ये सर हमारी बॉस को कितना मासूम समझते हैं, जबकि वो एक शैतान है जो गलती करने वाले शख्स को जिंदा निगल जाती है। तभी उन्हें खुद पर किसी की नजरें महसूस हुई, इसलिए उन्होंने जल्दी से सिर झुका लिया। समायरा प्यार से बोली, मुझे कुछ नहीं होगा भाई, मैं आपको प्रॉमिस करती हूं। आपकी प्रिंसेस आपके सामने बिल्कुल ठीक आ जाएगी। जिसे सुनकर सारांश ने हाँ में सिर हिलाया और एक नजर नफरत से सौम्या को देख वहां से निकल गया। वहीं अयांश बोला, डॉल जल्दी आना, आई मिस यू सो मच। इतना बोलकर वो भी वहां से चला गया। अब उस कमरे में बस सौम्या और समायरा थे। समायरा के गार्ड्स ने सौम्या के सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया था। वो लोग भी वहां से जा चुके थे। इधर समायरा सबके जाने के बाद सौम्या के करीब चली गई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, कैसी हो मानसी मेरी बहन। जिसे सुनकर सौम्या हैरान रह गई। वो हकलाते हुए बोली, प्रथा। जिसे सुनकर समायरा के चेहरे पर खतरनाक चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, ओह मेरी प्यारी बहना, तुम तो इतने जल्दी पहचान गई। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। सौम्या नफरत से बोली, तुम तो मर गई थी ना, फिर से जिंदा हो गई। लगता है तुम्हें हर बार मेरे हाथों ही मरना पसंद है। जिस पर समायरा ने उसे ऐसे देखा, वो किसी पागल को देख रही हो। जिससे सौम्या उर्फ मानसी को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम मुझसे बेहतर नहीं हो सकती। अयांश को तुम डिजर्व नहीं करती। वो मेरा है, मैं उसे पाकर रहूंगी। समायरा जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। वो अपनी गर्दन टेढ़ी कर सौम्या को देखने लगी। फिर सर्द आवाज में बोली, क्या बोला तूने। तू मेरे अयांश को मुझसे छीनेगी। मैं उससे पहले ही तेरी सांसें छीन लूंगी। बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की चीजें छीनने का, मगर इस बार मैं तेरी सांसें छीन लूंगी। तूने इस कहानी में जन्म लेकर बहुत गलत किया है, मगर अफसोस तुमने मुझे नहीं मारना चाहिए था। यहीं पर तुमने गलती कर दी, क्योंकि ये देख रही हो, ये लॉकेट जो दादू ने मुझे दिया था, वो एक शक्ति है जो अपने मालिक की इच्छा शक्ति की पूर्ति करता है। जब तुमने मुझे उस आग में जलाया था, तब मेरी सिर्फ यही इच्छा थी कि मैं तुमसे बदला ले पाऊं। और तभी चोट लगने की वजह से मेरा खून बहा और वो खून इस लॉकेट में गिरा, और इसी के साथ मेरी सोल समायरा के शरीर में आ गई। मगर देखो ना, भगवान ने मुझे मौका दिया जीने का और समायरा की जिंदगी बचाने का। वो तो मैंने कर भी दिया, मगर भगवान ने तुम्हें भी इस नोवेल में भेजा, क्योंकि तुम कार एक्सीडेंट में मारी गई थी ना। फिर तुम इस सौम्या राणे की बॉडी में जन्मी, मगर तुम्हें पूरी कहानी याद आ गई। तुम्हें लगा इस बार भी सब कुछ पहले की तरह होगा, क्योंकि तुम्हें लगा तुम फिर से जीत जाओगी। सबसे बनी बात, समायरा की शक्ल मेरे साथ मिलती है ना। तभी तो तुमने जब समायरा को देखा, तुम्हें उसमें मैं नजर आने लगी, और तुम जैसे मुझसे सब कुछ छीन चुकी थी, ठीक वैसे ही समायरा से भी छीनना चाहती थी। इसलिए ही तो तुमने अपने उस घटिया बाप से बोलकर खुद की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, मगर चेहरा आस्था दी जैसा बनवा लिया, क्योंकि तुम्हें लगा कहानी तो वैसी होगी जैसे पहले थी। मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आज तुम मेरे चंगुल में हो। अब तुम मरोगी, क्योंकि असली सौम्या भी घटिया थी।
जिसने समायरा को धोखे से मारा था। आस्था और सौम्या तो बहनें नहीं थी, उनकी नफरत समझ भी आती है। मगर तुमने क्या किया? अपनी बिना वजह की नफरत की वजह से अपनी सगी जुम्मा बहन को मार दिया, सिर्फ उस प्रॉपर्टी के लिए। अगर तुम मुझसे बोलती तो मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देती, मगर तुम इतनी पापी हो, जिसने सिर्फ पैसों के लिए अपने बाप को मार दिया और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया और मेरी जान ले ली। मगर कोई बात नहीं, आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। याद है ना, आज ही के दिन तुम्हारा और मेरा दोनों का रिजल्ट हुआ था, इसलिए ये तो और भी अच्छा है कि आज के दिन तुम मारी जाओगी। जिसे सुनकर सौम्या उर्फ मानसी बोली, तुम मुझे मार भी दोगी, फिर भी मेरे डैड तुम्हें मार डालेंगे। जिसे सुनकर समायरा जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने एक वीडियो सौम्या को दिखाई, जिससे सौम्या की आंखें बनी हो गई। वो गुस्से से बोली, ये झूठ है। जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, नरक जाकर अपने बाप से जरूर पूछना क्या आप मर गए। इतना बोलकर समायरा ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे सौम्या के शरीर में आग से जलने वाली जलन होने लगी, जिसे देखकर समायरा मुस्कुराने लगी। फिर एक नजर नफरत से सौम्या को देखकर वहां से निकल गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। समायरा का इमोशनल होना बटा रिधान का जुनून। समायरा उस खंडहर से बाहर निकल गई। इधर सौम्या मानसी को असहनीय दर्द हो रहा था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी ने आग में बिठा दिया हो, मगर अफसोस वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, मगर उसके चिल्लाने से भी कुछ नहीं होने वाला था। वहीं बाहर सारांश, अयांश और समायरा को सौम्या की चीखें सुनाई दे रही थी, जिससे उन तीनों को बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही सारांश और अयांश ने समायरा को अपनी ओर आते हुए देखा, वो दोनों जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गए। सारांश और अयांश उसे चेक करने लगे, कहीं उसको चोट तो नहीं लगी है, जिससे समायरा को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर अयांश और सारांश पैनिक करने लगे। वो घबराते हुए बोले, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? जिस पर समायरा नम आंखों से उन दोनों को देखने लगी। उसके आंसू देखकर अयांश और सारांश को अपने सीने में असहनीय दर्द होने लगा। वो दोनों समायरा को चुप करवाने लगे। तभी समायरा बोली, आप दोनों ने मुझ पर बिना सोचे समझे ट्रस्ट किया। क्या आप दोनों को मुझ पर इतना यकीन था? जिसे सुनकर अयांश और सारांश बोले, बिल्कुल, हमें तुम पर यकीन क्यों नहीं होगा, आखिर हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। दूसरी बात, अगर तुम गलत भी होती तो तब भी हम तुम्हारा साथ देते, क्योंकि हमें पता है तुम किसी के साथ गलत भी तब ही कर सकती हो जब वो इंसान गलत हो। जिसे सुनकर समायरा ने दोनों को गले लगा लिया। वो दोनों भी उसके बालों को सहलाने लगे। समायरा बोली, आप दोनों इस बारे में किसी को नहीं बताइएगा। इतना बोलकर वो गाड़ी में बैठ गई। इस वक्त सारांश पैसेंजर सीट पर और अयांश और समायरा पिछली सीट पर बैठे हुए थे। समायरा ने ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने को बोला, क्योंकि उसने पहले ही विरम से हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था। कुछ देर बाद उनकी कार हॉस्पिटल में आकर रुकी। वो तीनों कार से उतरे और वहां से अंदर चले गए। उन तीनों ने ही मास्क पहना हुआ था। वो तीनों एक वार्ड में घुस गए, जहां पर विरम आस्था का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। जैसे ही आस्था और विरम ने समायरा को देखा, वो दोनों मुस्कुराने लगे। मगर अयांश और सारांश विरम से नाराज थे। मगर अभी विरम कुछ नहीं बोला। तभी समायरा आस्था से बोली, आस्था दी, अब आप कैसी हैं? जिस पर आस्था बोली, मैं ठीक हूं प्रिंसेस। उन्होंने तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? आस्था की बातें सुनकर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं। तभी अयांश और सारांश जो वहां खड़े थे, वो विरम से बोले, वीर, तुमने प्रिंसेस पर गोली क्यों चलाई? वो दोनों इस वक्त गुस्से में थे।
वहीं आस्था भी हैरान थी। वो गुस्से से बोली, विरम आपने प्रिंसेस पर गोली चलाई, उसे कुछ हो जाता तो? फिर जल्दी से समायरा से बोली, बच्चा तुम ठीक तो हो ना? सच बताओ मुझे। उसकी आंखों में नमी उतर गई, जिसे देखकर उन सबको अच्छा नहीं लगा। मगर समायरा बेहद खुश और हैरान थी। उसे तो असली समायरा की बेवकूफियों पर अफसोस हो रहा था। आखिर वो आस्था जैसी लड़की से जलन कैसे महसूस कर सकती थी, जो उसको इतना प्यार करती थी। शायद तब तो आस्था उसे और भी ज्यादा प्यार करती होगी। वो उसकी बहन जो थी, भले ही सगी नहीं थी, मगर आस्था उसे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी। तभी विरम बोला, मैं अपनी एंग्री रैबिट पर क्यों गोली चलाऊंगा? मैंने तो मानव पर गोली चलाई थी, क्योंकि वो समायरा पर वार करने वाला था। जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। तभी सारांश बोला, मगर तब तो तुम प्रिंसेस को भला बुरा बोल रहे थे। जिस पर आस्था विरम को घूरने लगी। विरम ने थूक निगल लिया, फिर उन्हें सब कुछ बता दिया। वो कॉल आने से पहले ही उसके पास समायरा का फोन आया था, जिसने उसे बताया था कि आस्था किडनैप होने वाली है और उसका इल्जाम उस पर आने वाला है। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि जो उसके सामने आस्था होगी वो भी उस पर इल्जाम लगाएगी। मगर वो आस्था नहीं, उसकी शक्ल की कोई और होगी। अगर विरम उस पर यकीन कर समायरा को मार देगा तो अयांश और सारांश उसे मार देंगे। फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ रितिका और मानव भी मिले हुए हैं। जिसे सुनकर विरम हैरान था। वो समायरा से कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही उसे वो मैसेज मिला, जिसमें वो धमकी और एड्रेस था, जिसे विरम ने समायरा को भी बता दिया। क्योंकि जो समायरा ने बोला था वो सब सच हो रहा था। मगर विरम के पहुंचने से पहले ही समायरा वहां पहुंच गई थी। उसने उनके गार्ड्स को मार दिया और उसके बदले अपने गार्ड्स लगा दिए। उसके बाद उसने सब कुछ खत्म होने का इंतजार किया और जब वहां अंधेरा हुआ तो उसने इसी का फायदा उठाकर आस्था को सेव कर लिया। ये सब सुनकर सब हैरान रह गए। मगर किसी ने समायरा से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सबको उसकी आइडेंटिटी पता चल चुकी थी। इसलिए उसके लिए कोई भी बनी बात नहीं थी ये सब पता करना। तभी अयांश और सारांश बोले, हमें भी सेम मैसेज आया था। अगर तुम अपनी बहन और प्यार को बचाना चाहते हो तो इस एड्रेस में आ जाओ। जिसे सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी समायरा बोली, वो जो आस्था दी जैसी लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि राघव राणे की बनी बेटी थी, जिसको राघव राणे ने अपने पास और सबसे छुपा कर रखा था, ताकि अगर वो मर भी जाए तो उसकी बेटी उसका अधूरा काम पूरा कर दे। सब लोगों के दिल में राघव राणे के लिए नफरत थी। उसकी वजह से समायरा और सबको बहुत फेस करना पड़ा। तभी विरम बोला, एंग्री रैबिट, मगर वो रितिका कहाँ है? जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, उसकी खातिरदारी हो रही है। कल आप लोग भी मेरे साथ चलना। आखिर उस घटिया लड़की ने बहुत कुछ किया है। तभी वहां डॉक्टर आए, उन्होंने आस्था को चेक किया। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। अभी लगभग रात हो चुकी थी। जब समायरा और सारांश घर आए तो इशिता जी बोली, बच्चा तुम दोनों इतनी रात को कहां से आ रहे हो? जिस पर सारांश बोला, मॉम हम दोनों एक जरूरी काम करने गए थे। अब आपको प्रिंसेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुसीबत आने वाली थी प्रिंसेस ने उसे जन से उखाड़ दिया। अब प्रिंसेस की और हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। इशिता जी को कभी समझ तो नहीं आया, मगर वो खुश थी कि अब मुसीबत टल चुकी है। वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि अभी तक किसी ने भी डिनर नहीं किया था। वो दोनों फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे।
वो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी रिधिमा बोली, मुझे एक बनी सेलिब्रिटी की ड्रेस डिजाइन करने का ऑफर मिला है। जिसे सुनकर सब खुश हो गए। समायरा ने भी मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी। कुछ देर बाद वो लोग डिनर कर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। वहीं जैसे ही समायरा अपने कमरे में पहुंची, अचानक उसका फोन बजने लगा, जिसमें रिधान का नाम शो हो रहा था। समायरा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से रिधान की आवाज आई, क्यूटी पाई, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? जिस पर समायरा बोली, नहीं, बोलिए। रिधान मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम कल मुझसे मिल सकती हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। समायरा ने कुछ सोचा फिर हाँ बोल दिया। उसके बाद दोनों ने फोन रख दिया। समायरा ने नाइट ड्रेस पहनी और सो गई। इधर मल्होत्रा मैंशन में रिधान समायरा की फोटो देखते हुए बोला, जान, कल मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा। अब तो वो अयांश भी किसी और से प्यार करता है। तुम मेरी हो, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मानविका और समायरा की बहस बटा प्रपोजल। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में जुट गए। समायरा आज कॉलेज जाने वाली थी। कुछ देर बाद उसकी कार ग्लोबल हाइट्स कॉलेज में आकर रुकी। वो कार से उतरी और कॉलेज के अंदर चली गई। अब उसकी थर्ड ईयर की पढ़ाई होने वाली थी। वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ ही रही थी। अचानक वो किसी से टकरा गई। जब उसने सामने देखा तो वो एक लड़की से टकराई हुई थी। वो उसे सॉरी बोलने को हुई, मगर तभी वो लड़की गुस्से से बोली, अंधी हो क्या? या तुमने इस कॉलेज को अपना घर समझा है, जहां तुम आंख बंद कर चल रही हो? वहीं समायरा तो अपनी बिना गलती के भी सॉरी बोलने वाली थी, मगर शायद सामने वाली लड़की को इससे कोई मतलब नहीं था। वो अभी भी समायरा को कुछ ना कुछ सुनाए जा रही थी, जिसकी वजह से अब समायरा को गुस्सा आने लगा था। वो अपनी सर्द आवाज में बोली, चुप, एकदम चुप। कब से तुम्हारी बकवास सुन रही हूं। क्या कहा तुमने? मैं देखकर नहीं चल सकती। मगर क्या तुम भी अंधी हो? तुम तो देखकर चलती हो ना। फिर अभी क्यों अंधों की तरह चल रही हो? क्या तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, जो तुम्हें इंसान नजर नहीं आ रहे? या फिर तुम इसे अपना घर समझ रही हो? वहीं समायरा की बात सुनकर वो लड़की गुस्से से समायरा को घूरने लगी, क्योंकि समायरा ने उसे उसी की भाषा में समझा दिया था। वो अभी कुछ और बोलती, समायरा वहां से चली गई। वो लड़की बस पैर पटकते हुए ही रह गई। समायरा जैसे ही क्लास में पहुंची, उसने देखा राध्या, अदिति, आरव और नितिन, कुणाल सब क्लास में बैठे हुए हैं। जिसे देखकर समायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि समायरा के लिए बचपन की यादें और दोस्त बहुत खास थे। वो सब समायरा को बहुत चाहते थे। समायरा भी जाकर राध्या के बगल में बैठ गई, क्योंकि आज समायरा को जरूरी काम था, इसलिए वो और राध्या अलग अलग गाड़ियों में आए थे। जैसे ही उनकी नजर समायरा पर पड़ी, वो सभी लोग उठ खड़े हुए। उन सब ने मिलकर ग्रुप हग किया। उसके बाद वो लोग आपस में बातें करने लगे। आरव और अदिति एक साथ बैठे थे, जिसे देखकर समायरा ने उसे टीजिंग स्माइल दी, जिससे दोनों शर्मा गए। आज ये सभी लोग एक साथ इसलिए बैठे थे, क्योंकि कॉलेज में अभी भी सीटिंग अरेंजमेंट हो रही थी, क्योंकि कुछ दिन बाद लास्ट ईयर वालों का फेयरवेल सेरेमनी थी। वहीं समायरा ने देखा कुणाल लगातार राध्या को देख रहा है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि कुणाल राध्या को बचपन से पसंद करता था। तभी वो लड़की भी क्लास में आ गई, जिसके साथ कुछ देर पहले समायरा की टक्कर हुई थी। वो भी जाकर अपनी बहन के बगल में बैठ गई। वो दोनों जुड़वां थी, मगर उनकी शकल अलग थी। यहाँ तक कि उनका नेचर भी बहुत अलग था। जैसे ही उसकी नजर समायरा पर पड़ी, वो गुस्से से समायरा को देखने लगी। तभी क्लास में प्रोफेसर आ गई।
और उनकी क्लासेस शुरू हो गई। लगातार 3 क्लासेस के बाद लंच टाइम हुआ। सभी लोग कैंटीन में चले गए। समायरा और उसके दोस्त एक टेबल पर बैठ गए। वो लोग बातें करते हुए अपने लंच का वेट कर रहे थे। जैसे ही उस लड़की की नजर अदिति पर पड़ी, वो हैरान रह गई, क्योंकि अदिति समायरा से हंस हंस कर बात कर रही थी। ये दोनों लड़कियां मानविका और जीविका थी। अदिति की कर्जन सिस्टर थी। जीविका बोली, क्या बात है मनु, तुम अदिति और उसके दोस्तों को क्यों घूर रही हो? जिस पर मानविका बोली, जीवी वो लड़की कौन है जिससे अदिति बात कर रही है? जीविका ने मानविका के बताई डायरेक्शन में देखा। उसकी नजर समायरा पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोली, वो तो वही है जिसे रिधान भाई पसंद करते हैं, समायरा ओबेरॉय। और तो और शायद तुमने उसे पहचाना नहीं, वो एक मूवी में भी थी। अरे वो मूवी काफी हिट रही थी। उस मूवी का नाम द गॉडेस नाया था। जिसे सुनकर मानविका ने भी ध्यान से समायरा को देखा, जो मूवी से भी ज्यादा सुंदर असलियत में थी। अब उसे डर लगने लगा था, क्योंकि रिधान समायरा के पीछे पागल था। अगर उसे पता चल गया कि उसने समायरा के साथ बदतमीजी की है, फिर तो शायद उसे रिधान के गुस्से से कोई भी नहीं बचा पाएगा। वहीं जब जीविका ने मानविका के चेहरे का उमा हुआ रंग देखा तो वो शकी नजरों से उसे देखने लगी। वो मानविका से बोली, मनु तुमने कुछ किया है क्या? जिस पर मानविका ने जीविका को सब कुछ बता दिया। जिसे सुनकर जीविका मानविका को डांटते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो? वैसे भी गलती तो तुम दोनों की ही थी। मिस ओबेरॉय, ज्यादा तो तुम्हारी गलती थी, क्योंकि तुम उनसे टकराई थी। ऊपर से जब वो सॉरी बोलने को हुई, तुमने उन्हें बातें सुनाई। उन्हें माफी मांग लेना, वरना शायद फिर रिधान भाई तुम पर गुस्सा करेंगे। जिस पर मानविका ने हाँ में सिर हिला दिया। इधर दूसरी टेबल पर समायरा बोली, तो मेरे लव बर्ड्स घर पर कब बताने वाले हो? जिस पर आरव बोला, एक बार पढ़ाई खत्म हो जाए फिर बताते हैं। जिस पर समायरा बोली, हाँ जल्दी बता दो, पता चला फैमिली तुम्हारी शादी किसी और से फिक्स कर दे। जिस पर वो दोनों बोले, नहीं ऐसा होने से पहले ही हम बता देंगे। लंच करने के बाद वो लोग वहां से क्लास की तरफ चले गए, मगर समायरा वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे ही वो बाहर आई, उसके सामने मानविका आ गई, जिसे देखकर समायरा की भौहें सिकुड़ गई। वो मानविका को देखने लगी। मानविका ने अपना सिर झुका लिया। वो गिल्टी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मैं जल्दी में थी, इसलिए तुमसे टकरा गई। मुझे तुमसे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। समायरा हैरान नजरों से मानविका को देखने लगी, फिर बिना भाव के बोली, इट्स ओके, और सॉरी तुमसे टकराने के लिए। इतना बोलकर समायरा वहां से निकल गई, क्योंकि समायरा को गलती कर माफी मांगने की आदत थी। मगर मानविका की बदतमीजी के चक्कर में वो गुस्सा हो गई, इसलिए उसने माफी मांगने की जहमत नहीं उठाई। वहीं मानविका समायरा की पीठ को देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, समायरा तुम सच में काफी स्वीट हो। आई विश तुम जल्दी मेरी भाभी बन जाओ। इतना बोलकर वो भी वहां से चली गई। 2 क्लासेस और होने के बाद छुट्टी हो गई। समायरा ने राध्या को घर जाने को बोला और खुद रिधान से मिलने चली गई। कुछ देर बाद उसकी कार एक बेहद एक्सपेंसिव होटल में आकर रुकी। वो जल्दी से कार से उतरी और अपने तेज कदमों से अंदर चली गई। उसने देखा रिधान उसका गेट पर ही इंतजार कर रहा है। जैसे ही रिधान की नजर समायरा पर पड़ी, वो समायरा को देखते ही रह गया। समायरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब समायरा उसके पास आई तो रिधान अपने होश में आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो क्यूटी पाई? जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? रिधान भी मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूं।
तभी समायरा बोली, क्या बात करनी थी आपको? जिस पर रिधान बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। समायरा ने ओके बोला और रिधान के साथ चली गई। वो दोनों एक प्राइवेट रूम में गए। समायरा उस रूम को देखने लगी, जहां बेहद खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन की गई थी, जिसे देखकर समायरा की भौहें सिकुड़ गई। तभी रिधान घुटनों के बल बैठा और उसने समायरा को प्रपोज करते हुए कहा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड क्यूटी वाई, जिसे सुनकर समायरा हैरान रह गई। मगर तभी वहां का दरवाजा अचानक खुला, जिससे रिधान और समायरा दोनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। रिधान के कर्म और नियति, अदिति की बातें। दरवाजा खुला, समायरा और रिधान की नजर दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाजे पर इस वक्त अयांश खड़ा था, जिसे देखकर समायरा हैरान थी, मगर उसने अपने चेहरे पर सो नहीं होने दिया। मगर रिधान की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयांश ने अपनी मौत सी ठंडी आंखों से रिधान की तरफ देखा, उसके बाद बिना कुछ बोले एक पंच उसे मार दिया, जिससे रिधान ने होठों के कोने से खून बहने लगा। अयांश उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी डॉल को प्रपोज करने की? वो मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर किसी ने उसे नजर भर लेटा भी तो मैं उस शख्स के शरीर से उसके प्राण खींच लूंगा। तुझे छोड़ रहा हूं क्योंकि तू मेरी डॉल की दोस्त का भाई है। मगर याद रखना, समायरा से दूर रहना, वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर उसने समायरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से जाने लगा। तभी रिधान की आवाज आई, अयांश सिंघानिया, तू मेरा प्यार नहीं छीन सकता। इतना बोलकर उसने गन निकाल ली, जिसे देखकर अयांश बिना भाव के उसे देखने लगा। मगर वहीं समायरा पैनिक करने लगी। वो जल्दी से अयांश के आगे खड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, गन नीचे कीजिए रिधान, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर अयांश को कुछ हुआ तो मैं आपकी जान ले लूंगी। जिसे सुनकर अयांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई, मगर उसने समायरा को अपने पीछे कर लिया। वहीं रिधान की आंखों में नमी तैर गई, क्योंकि वो समायरा से सच में बेहद प्यार करता था। वो समायरा को किसी और की होते हुए कैसे देख सकता था? वो फीका सा मुस्कुराते हुए बोला, क्यूटी पाई, आई रियली लव यू, मगर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर उसने खुद को सूट कर दिया। रिधान ने मरते हुए भी समायरा को देखा, जो उसे ही देख रही थी, और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं रिधान की मौत हो चुकी थी, जिसे देखकर समायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही अयांश ने ये देखा, उसने अपने हाथ को दीवार पर दे मारा। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी नसें गुस्से से फुली हुई थी। उसने एक झटके से समायरा को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। वहां से जाने से पहले उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। वो उस होटल से निकलकर पार्किंग में आ गया। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। अयांश समायरा को लेकर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। समायरा ने अयांश को देखा। वो धीमी आवाज में बोली, अयांश, मेरी वजह से रिधान की जान चली गई। जिसे सुनकर अयांश ने अपनी लाल आंखों से समायरा को देखा, फिर बिना भाव के बोला, डॉल, उस रिधान के बारे में बात मत करो। जिस पर समायरा बोली पर, मगर जैसे ही उसने अयांश की लाल आंखें और फुली हुई नसें देखी, वो चुप हो गई। क्योंकि भले ही अयांश समायरा पर गुस्सा नहीं निकालता था, मगर वो अपने गुस्से में खुद को हर्ट कर देता था, इसलिए वो चुप हो गई। मगर उसे रिधान के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो कुछ नहीं बोली। मगर अचानक ही उसको आवाज आने लगी। समायरा, उसने जैसे ही ये आवाज सुनी, वो आसपास देखने लगी, मगर उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आया। तभी फिर से उसे आवाज आई,
अपनी आंखें बंद करो। समायरा ने अपने सिर को अयांश के सीने पर रख दिया, जिससे अयांश की लाल आंखें नॉर्मल हो गई। उसकी फुली हुई नसें भी ठीक हो गई, जिसे देखकर समायरा हैरान थी। मगर उसे बहुत खुशी हुई कि अयांश अब शांत हो गया है। वहीं अयांश का दिल, जो अभी तक बेचैन और गुस्से में था, वो शांत हो गया था। समायरा के टच से वो शांत हो गया था। इधर समायरा की सोल इस वक्त इस नोवेल के लास्ट पेज पर थी, जहां ये सीन दिखाया जा रहा था। वैसे तो ऐसा कोई सीन नहीं था, मगर समायरा के इस नोवेल में आने के बाद ये नोवेल काफी बदल गई थी। समायरा उस सीन को देख रही थी, तभी उसको एक नोट मिला, जिसमें लिखा था, रिधान की मौत नेति की लिखी हुई है, क्योंकि इससे पहले जन्म में रिधान आस्था को पसंद करता था, क्योंकि आस्था बहुत मासूम थी। यहां तक कि आस्था उसकी पहली दोस्त थी। रिधान को आस्था की काइंडनेस से प्यार हो गया था। इसलिए जब आस्था का किडनैप हुआ तो रिधान ने भी समायरा को टॉर्चर किया था। मगर इस जन्म में रिधान की मुलाकात समायरा से पहले हुई। और तो और अदिति की दोस्ती की वजह से भी रिधान और समायरा ज्यादा जल्दी मिले, और रिधान को आस्था की जगह समायरा से प्यार हो गया। रिधान को गलत किए की सजा मिल चुकी थी, क्योंकि समायरा के मरने के बाद विरम भी मर गया था। मगर रिधान अयांश का सबसे बड़ा राइवल बन गया था, मगर उसकी मौत नहीं हुई। इसलिए इस जन्म में रिधान की मौत हो गई। वैसे मरना तो विरम को भी था, मगर उसे समायरा ने बचा लिया। हालांकि अभी समायरा रिधान को भी बचाना चाहती थी, मगर वो उसे चाहकर भी नहीं बचा सकती थी, क्योंकि ये उसके कर्म के फल थे, जो उसे इस जन्म में मिल रहे थे। अब जाकर समायरा थोड़ी शांत हुई। उसने अयांश को टाइट हग किया और उसकी गोद में चढ़ गई, जिससे अयांश हैरान रह गया। तभी समायरा ने आंखें खोली और अयांश की आंखों में देखने लगी। अयांश भी एकटक समायरा को देख रहा था। समायरा ने अयांश को देखते हुए ही उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए, फिर आंखें बंद कर शिद्दत से उसे किस करने लगी। समायरा के अचानक किस करने से अयांश हैरान था, मगर वो बहुत खुश भी था। आखिर उसकी डॉल आगे से खुद उसे किस कर रही थी। उसने भी अपनी आंखें बंद की और समायरा की किस को एंजॉय करने लगा। इधर दूसरी तरफ होटल में पुलिस ने रिधान की बॉडी को उठा लिया था। इस वक्त रिधान की बॉडी मल्होत्रा मैंशन में पहुंच चुकी थी। उसकी लाश को देखकर पूरा मल्होत्रा फैमिली सदमे में था। वो लोग रिधान को पकड़कर रो रहा था। तभी मानविका बोली, ये सब उस समायरा की वजह से हो रहा है। भाई आज उसे प्रपोज करने गए थे। वो कितने खुश थे। जिस पर सब लोग मानविका को देखने लगे। वहीं जीविका मानविका से कुछ बोलती उससे पहले ही अदिति बोली, मानविका बकवास मत करो। जिस पर मानविका गुस्से से बोली, अदिति तुम अभी भी उस घटिया लंकी का सपोर्ट कर रही हो। क्या तुम्हें रिधान भाई से प्यार नहीं है? अदिति ने एक नजर उसे देखा, फिर अपनी खाली आंखों से सामने देखते हुए बोली, मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। भाई मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं? मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। भले ही भाई समायरा से प्यार करते थे, मगर समायरा बचपन से अयांश भाई से प्यार करती है, और अयांश भाई भी बचपन से सिर्फ समायरा से प्यार करते हैं। उन दोनों की सगाई हो चुकी है। मैंने ये बात भाई को भी बताई थी, मगर वो नहीं माने। अब तुम बताओ, जब तुम पहले से किसी और से प्यार करती हो, तो क्या तुम किसी और लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? जिस पर मानविका शांत हो गई। वहीं अदिति अपनी आंसू भरी आंखों से रिधान को देखने लगी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर वो जानती थी वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चाहे वो कितना भी रो ले, रिधान वापस नहीं आने वाला था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। 6 साल पहले का राज बटा एंगेजमेंट।
रिधान के मरने से मल्होत्रा फैमिली में गहरा असर हुआ था, मगर वो किसको इस बात का दोषी ठहराते, इसलिए वो लोग बस धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच मल्होत्रा इंडस्ट्री के नए सीईओ के तौर पर एक शख्स आगे आया, जो कि कोई और नहीं रिधान का करजन ब्रदर था, जिसका नाम ईशान रस्तोगी था। ईशान रिधान की मासी का बेटा था, मगर वो बिल्कुल रिधान की तरह टैलेंटेड था। उसके मॉम डैड बचपन में ही मर गए थे, इसलिए वो लंदन में पढ़ाई कर रहा था। वो कुछ दिन पहले ही इंडिया लौटा था। उसे रिधान की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर उसे पता था इसमें किसी की गलती नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत गए। आज साराश और अनामिका की सगाई थी, जो कि सिंघानिया मैंशन में हो रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। आज अनामिका के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। कुछ देर बाद वहां पूरी ओबेरॉय फैमिली भी आ गई। अनामिका और सारांश ने पिंक कलर के आउटफिट पहने हुए थे, वहीं समायरा ने ब्लैक और रेड पहना था। वो बेहद हसीन लग रही थी, जिसे देखकर अयांश की धड़कनें बढ़ गई। वो प्यार से समायरा को देखने लगा, मगर यहाँ एक लंका लगातार राध्या को देख रहा था, जो कि समायरा के बगल में खनी थी। ये कोई और नहीं बल्कि ईशान रस्तोगी था, जो राध्या को पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठा था। अदिति अभी भी उस गम से उभरी नहीं थी, मगर वो सारांश को भी अपना भाई मानती थी, इसलिए वो उसकी सगाई अटेंड करने आई थी। आरव भी अदिति के पास खना था। वो उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था, मगर अदिति इतनी जल्दी कैसे ठीक होती, इसलिए आरव कोशिश करते रहता था ताकि अदिति उस गम से जल्दी से उभर जाए। कुछ देर बाद सगाई के लिए अनामिका और सारांश को स्टेज पर बुलाया गया। तभी रूहानिका और समायरा रिंग की थाल लेकर आगे आए। समायरा ने रिंग को सारांश के हाथ में पकाई। सारांश ने भी जल्दी ही रिंग पकी और अनामिका को पहना दी। वहीं रूहानिका ने भी रिंग अनामिका को पका दी। वो ये सब करना चाहती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी वो सारांश को बस पसंद करती थी, इसलिए उसने मूव ऑन कर लिया था। अनामिका ने भी सारांश को रिंग पहनाई और वो दोनों इंगेजड हो गए। मीडिया उन दोनों की तस्वीरें लेने लगी। आखिर ले भी क्यों ना, वो दोनों एशिया की सबसे दो बनी परिवार के बच्चे थे। तभी समायरा स्टेज पर आई, फिर माइक पर बोली, तो अब सगाई तो हो गई है, मगर ऐसा रूखी सूखी एंगेजमेंट कोई करता है क्या? इसलिए अब होगा डांस, वो भी कपल्स वाला, जहां सभी कपल्स डांस करेंगे। मगर वेट, इसमें भी एक ट्विस्ट होगा। सभी लंकों को अपनी पार्टनर के साथ डांस करना होगा, जहां लंकियां लंकों के पैरों में पैर रखेंगी। जो इस डांस को नहीं कर पाया वो आउट और उसे पार्टी देनी होगी, जिससे सब एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाए, ठीक है ठीक है। तभी गाना बजा, तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, आधा ही लिख रही हूं। सभी कपल्स डांस करने लगे। कपल्स के नाम बता देती हूं। सबसे पहले समायरा और अयांश, अनामिका और सारांश, आस्था और विरम, रिधिमा और रोहन, रूहानिका और विशेष, अदिति और आरव, राध्या और ईशान। रिधिमा, विशेष और ईशान ने ही अपने पार्टनर से डांस के लिए पूछा था। इस डांस में कोई भी आउट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी लंकियां बहुत पतली और हल्की थी। मगर अचानक ही रूहानिका का पैर स्लिप हुआ और वो विशेष के पैरों से नीचे हो गई, जिससे उसका चेहरा उदास हो गया, क्योंकि शर्त ये थी कि पार्टी सिर्फ लंका देगा। रूहानिका उदासी से बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको पार्टी देनी पड़ेगी। जिसे सुनकर विशेष प्यार से रूहानिका को देखने लगा, फिर शांति से बोला, कोई बात नहीं। जब रूहानिका ने विशेष की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में कुछ अलग से जज्बात नजर आए, जिससे रूहानिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हैरान थी, इसलिए उसने विशेष से नजरें फेर लीं, जिसे देखकर विशेष के दिल में टीस सी उठी, मगर वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद डांस खत्म हुआ। वहां बहुत लोग आउट हो चुके थे, मगर हमारे ये कपल्स अभी भी आउट नहीं हुए। सभी लोग डिनर के लिए चले गए, क्योंकि अब खाने का भी टाइम हो गया था। सब अपनी अपनी पार्टनर के लिए खाना सर्व कर रहे थे, क्योंकि सभी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। ईशान ने भी राध्या से दोस्ती कर ली थी। वहीं कुणाल ने मानविका को और नितिन ने जीविका को प्रपोज कर दिया था, और वो चारों अब कपल्स थे। सब लोगों की जिंदगी में अब खुशियां थी, मगर एक खंडहर में रितिका को बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। रितिका को लगातार टॉर्चर किया जाता था। जब उसकी हालत बिगड़ती तो उसका इलाज किया जाता,
फिर दोबारा ये उसे टॉर्चर किया जा रहा था। करीब 1 महीने से वो ये सब सह रही थी। वो अपनी मौत की भीख मांगने लगी थी, मगर वो लोग उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। वो लोग उसे बेरहमी से मारते थे। ये सब करने के लिए उन्हें समायरा ने ही बोला था। इधर दूसरी तरफ अचानक ही अयांश का फोन बजने लगा। जब उसने फोन देखा तो वहां अननोन नंबर से हो रहा था। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, बेबी तुम कब आओगे? जिसे सुनकर अयांश की भौहें सिकुड़ गई। वो नफरत से बोला, बकवास बंद करो। और मुझे क्यों फोन किया है? तुम्हें पहले ही मैं सब कुछ दे चुका हूं। जिसे सुनकर वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तुम चाहिए अयांश। तुम मेरे भाई से किया प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हो? तुमने प्रॉमिस किया था, जैसे उसने तुम्हारी बहन की देखभाल की थी, तुम भी मेरी देखभाल करोगे। जिसे सुनकर अयांश सर्द आवाज में बोला, तो मैंने अपना वादा निभाया है, मगर मैं पहले से इंगेजड हूं और मैं अपनी डॉल से बहुत प्यार करता हूं। इसलिए तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं होगा। सालों पहले भी मैंने सिर्फ तुम्हारे भाई के लिए लंदन में 6 साल बिताए थे, मगर अब बस बहुत हुआ। मैंने जितना करना था कर दिया। वैसे भी अब तुम्हारा भाई ठीक है, इसलिए तुम उसके साथ खुश रहो। तभी वो लड़की गुस्से से बोली, नहीं अयांश, भूल गए वो रात जब तुमने मेरे साथ रात बिताई थी। जिसे सुनकर अयांश का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से बोला, तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई रात नहीं बिताई थी। जिस पर वो लड़की हंसते हुए बोली, हाँ अयांश, ऐसा तुम और मैं जानते हैं, मगर मैं सारे सबूत तुम्हारी उस मासूका को दिखा दूं तो? जिस पर अयांश बोला, दिखा दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिस पर वो लड़की बोली, अयांश बेबी एक बार फोटो तो देख लो। इतना बोलकर उसने कुछ फोटोज अयांश को भेजी, जिसे देखकर अयांश की आंखें ठंडी हो गई, क्योंकि जिस शख्स के साथ उस लड़की ने रात बिताई थी उसकी बैक बिल्कुल अयांश की तरह थी। कोई भी अगर उस फोटो को देखेगा तो वो सोचेगा ये अयांश ही है। अयांश नफरत से बोला, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं होऊंगा। जिस पर वो लड़की हंसते हुए बोली, ठीक है अयांश बेबी, तुम अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना, क्योंकि कल का दिन तुम कभी नहीं भूलोगे। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। वहीं अयांश ने गहरी सांस ली। वो वहां से पार्टी हॉल की तरफ चला गया, जहां सब लोग बैठे हुए थे। तभी उसकी नजर समायरा पर पड़ी, जो राध्या और सारांश से बातें कर रही थी। उसकी मुस्कान देखकर अयांश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, मगर तभी उसे उस लड़की की बातें याद आईं। वो समायरा को देखते हुए अपने मन में बोला, डॉल प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कर लेना, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं देख सकता। इतना बोलकर वो समायरा के बगल में बैठ गया। वहीं समायरा ने अयांश का चेहरा देखा, जिसमें परेशानी थी। उसने बाद में पूछने का सोचकर डिनर खाना जारी रखा। डिनर के बाद सब मेहमान जा चुके थे। अब वहां सिर्फ ओबेरॉय फैमिली ही मौजूद थी। रात का समय अयांश बालकनी में शर्टलेस खड़ा था। तभी किसी ने उसे बैक हग कर लिया, जिससे अयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से पीछे पलटा और समायरा को अपने सीने से लगा लिया। तभी समायरा बोली, क्या हुआ है? आप परेशान लग रहे हो। जिसे सुनकर अयांश हैरान था, मगर फिर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं। जिससे समायरा की भौहें सिकुड़ गई। उसने अयांश का हाथ अपने सिर पर रखा, फिर गंभीर आवाज में बोली, आपको मेरी कसम सच बोलिए। जिससे अयांश ने अपने फोन में वो फोटो खोली और उसे समायरा के आगे रख दिया। जिसे देखकर समायरा की आंखों में गुस्सा उतर आया। जिसे देखकर अयांश को दर्द हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि समायरा उसे गलत समझेगी। वो कुछ बोलता तभी समायरा बोली, ये आप नहीं हो, ये कौन है? और आप इसकी फोटो मुझे क्यों दिखा रहे हो? जिसे सुनकर अयांश हैरान था। वो हैरानी से समायरा को देखने लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। सेरेना विलियम्स बटा थप्पड़। समायरा की बातें सुनकर अयांश बोला, तुम ये कैसे कह सकती हो? ये मैं नहीं हूं। जिस पर समायरा अयांश की आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे आप और अपने प्यार पर भरोसा है। वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। वैसे भी देखिए, उस शख्स के गले में टैटू नहीं है, मगर आपके गले में ड्रैगन का टैटू है, जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड के किंग के गले में है।
तो मिस्टर किंग वो आप नहीं हैं। इतना बोलकर वो अयांश को देखने लगी, जिसकी आंखें गीली थी। अयांश ने समायरा को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोला, डॉल थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। तभी समायरा बोली, ये लड़की कौन है? ये फोटो ये आपको क्यों भेज रही है? जिस पर अयांश के चेहरे पर नफरत उतर आई। वो बताने लगा, जब उसने 12th के एग्जाम दिए थे, उसके बाद अचानक उसे पता चला उसकी बहन जिंदा है। वो उसे ढूंढने लगा, मगर उससे पहले उसके राइवल्स को अनामिका के बारे में पता चल गया। इसलिए उन्होंने अनामिका को मारने की कोशिश की, मगर एक लंका जो लंदन से यहां आया था, उसने अनामिका को बचा लिया। उसने उन गुंडों को एक लड़की की लाश दिखा दी, जिसने अनामिका की तरह कपड़े पहने थे, जिस वजह से उन्होंने अनामिका का पीछा छोड़ दिया। फिर जब अनामिका का एक्सीडेंट हुआ तो तब भी उसी लड़के ने मदद की, मगर उसके राइवल्स को पता चला कि अनामिका जिंदा है और उस लड़के ने अनामिका की मदद की, इसलिए उन्होंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया, जिससे वो लंका कोमा में चला गया। मगर उस लड़के ने मुझसे प्रॉमिस मांगा, मैं उसकी बहन की देखभाल करूं। मैंने उसका एहसान उतारने के लिए हाँ बोल दिया। लगभग 6 साल मैंने उसकी देखभाल की, क्योंकि उसका भाई कोमा में था। मगर वो लड़की मुझसे कहने लगी कि मैं उससे शादी कर लूं, मगर मैंने उसे साफ मना कर दिया। मगर वो नहीं मानी, वो कुछ ना कुछ कर मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। इसलिए मैंने उसकी देखभाल करने के लिए अपने गार्ड्स को भेज दिया, जिससे वो बहुत गुस्सा हुई। 6 बाद जब उसका भाई ठीक हो गया तो मैं वापस आ गया, क्योंकि तब मैं इतना ज्यादा टेंशन में था कि कुछ बता नहीं पाया और अनामिका को खतरा था, इसलिए मैंने सारांश को भी मना कर दिया। जिस पर समायरा बोली, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, मैं आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए डोंट वरी, आपकी डॉल कभी भी किसी की बातों में आकर आपको नहीं छुएगी। जिसे सुनकर अयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने समायरा को गोद में उठा लिया और उसको लेकर वहां से रूम के अंदर चला गया। उसने समायरा को बेड पर लेटाया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। उसने समायरा को अपनी बाहों में भरा और सो गया। समायरा ने भी अपने सिर को उसकी गर्दन में छिपा दिया और सो गई। अयांश अपने मन में बोला, डॉल मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। इतना बोलकर वो भी सो गया। अगली सुबह सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी रूहानिका बोली, दादू मैंने सोचा है मैं लंदन चली जाऊं। एक्चुअली मैं मॉडलिंग करना चाहती हूं। जिसे सुनकर पूरी फैमिली हैरान थी, मगर वो मान गए। रूहानिका बोली, मैं आज ही जाना चाहती हूं, मैंने टिकट बुक कर ली है। जिस पर रजनी जी बोली, डैड जाने दीजिए इसे, इसका भी ध्यान भटकेगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का उदास चेहरा देखा था। रजनी जी की बातें सुनकर सभी मान गए। रूहानिका सबसे मिली। उसके बाद वो समायरा के पास आकर बोली, समायरा हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें बोली, वो भी उस धोखेबाज रितिका के लिए, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जिस पर समायरा ने उसे गले लगा लिया। ओबेरॉय फैमिली और सिंघानिया फैमिली ये देखकर खुश हो गई और उन्हें समायरा और भी पसंद आने लगी। तभी रूहानिका वहां से निकल गई, क्योंकि उसने सभी को अपने साथ आने से मना कर दिया था। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एयरपोर्ट में आकर रुकी। उसने देखा वहां पहले से ही रिधिमा और मोनिका खड़े हैं, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उन दोनों के गले लग गई। उसके लंदन जाने की वजह से वो दोनों उससे गुस्सा थे, मगर कुछ देर मनाने के बाद वो दोनों मान गए। उन दोनों के साथ टाइम बिताने के बाद रूहानिका ने उन्हें भी भेज दिया। तभी उसकी फ्लाइट अनाउंस होने लगी। वो जैसे ही जाने को हुई,
किसी ने उसका नाम लिया। वो पीछे मुड़ी, जहां पर एक लंका खना था, जिसे देखकर रूहानिका हैरान थी, क्योंकि वो कोई और नहीं विशेष था। विशेष जल्दी से रूहानिका के पास आया और बिना कुछ बोले वो उसके गले लग गया, जिससे रूहानिका हैरान रह गई। वो अपनी जगह पर जम गई। तभी विशेष उससे अलग हुआ और गुस्से से बोला, कहाँ जा रही हो तुम? जिस पर रूहानिका हैरान रह गई, मगर पता नहीं क्या हुआ। वो खुद बोली, मैं लंदन जा रही हूं। जिसे सुनकर विशेष के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। वो रूहानिका को देखते हुए बोला, क्या तुम कभी भी भाई से प्यार करती हो? जिसे सुनकर रूहानिका हैरान थी, मगर फिर शांति से बोली, नहीं, मैं साराश से प्यार नहीं करती। मगर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी से भी प्यार करूं। जिस पर विशेष गुस्से से बोला, बिकॉज आई लव यू डैम इट, इसलिए फर्क पड़ता है मुझे। अभी एयरपोर्ट लगभग खाली ही था और रूहानिका की फ्लाइट जा चुकी थी, जिसका होश रूहानिका को नहीं था। वहीं विशेष का कन्फेशन सुनकर रूहानिका हैरान रह गई। वो हकलाते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मुझे इस तरह के मजाक नहीं पसंद हैं। जिस पर विशेष ने रूहानिका को कमर से पकड़कर खुद से सटा दिया और हस्की वॉइस में बोला, रूह देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें खुद के लिए प्यार नजर नहीं आ रहा? रूहानिका उसकी आंखों में देखने लगी, जहां उसके लिए प्यार जुनून तनप थी। जिसे देखकर रूहानिका हैरान रह गई। उसने अपनी नजरें फेर ली, मगर विशेष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने रूहानिका को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे रूहानिका हैरान थी। अब जाकर उसे अपनी फ्लाइट का होश आया। वो हम्बनाते हुए बोली, मेरी फ्लाइट छूट गई। जिस पर विशेष बोला, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मगर क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मैं भी तुम्हारे साथ लंदन जा रहा हूं। तुम बस 1 महीना मेरे साथ बिताओ, मुझे डेट करो। अगर फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार ना हुआ तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा और कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। इतना बोलकर वो रूहानिका को देखने लगा। रूहानिका ने कुछ सोचा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। विशेष उसे अपने प्राइवेट जेट में ले गया। वो दोनों जेट में बैठे और वो लंदन के लिए निकल गया। इधर मल्होत्रा मैंशन में ईशान ने सबको बता दिया था कि वो राध्या से प्यार करता है। मल्होत्रा फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें भी राध्या काफी पसंद थी। मगर अभी रिधान की मौत हुई थी, इसलिए ईशान अभी शादी नहीं करने वाला था। इधर दूसरी तरफ आज समायरा रितिका से मिलने उस खंडहर में गई हुई थी। जैसे ही रितिका ने समायरा को देखा, उसके दिल में खौफ उतर आया, क्योंकि वो जान गई थी कि समायरा ही अंडरवर्ल्ड की क्वीन है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वहीं जब समायरा ने रितिका को खुद से डरते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ओह रितिका, क्या हुआ? तुम डर क्यों रही हो? मैं कुछ नहीं करने वाली, बल्कि मैं तो तुम्हें आज आजाद करने वाली हूं। जिसे सुनकर रितिका हैरान फिर खुश हो गई। वो अपने मन में बोली, एक बार यहां से निकल जाऊं, फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मगर तभी वहां एक ब्लैक पैंथर आया, जो कि आकर समायरा के बगल में खड़ा हो गया। जिसे देखकर रितिका की डर से हालत खराब हो गई। समायरा ने मुस्कुराते हुए उस पैंथर के सिर को सहलाया। फिर प्यार से बोली, बेबी, इस लंकी को आजाद कर दो। वहीं उस पैंथर ने अपना सिर हिला दिया, जैसे वो उसकी बात समझ रहा हो। वो गुस्से से रितिका को देखने लगा। कुछ देर बाद समायरा वहां से निकल गई, मगर उस रूम से रितिका की दिल दहला देने वाली चीखें आने लगी। मगर कुछ ही देर में सब शांत हो गया। समायरा वहां से सिंघानिया मैंशन के लिए निकल गई, क्योंकि अभी भी ओबेरॉय फैमिली वहां ही मौजूद थी। जैसे ही वो सिंघानिया मैंशन पहुंची,
उसने वहां एक अनजान लड़की को देखा जिसे कल उसने उस फोटो में देखा था। वो अंदर आकर अयांश के पास चली गई। जैसे ही उस लड़की ने समायरा को देखा, वो उसे देखते ही रह गई, मगर उसकी आंखों में नफरत और जलन उतर आई, जिसे देखकर समायरा डेविल स्माइल करने लगी। मगर बाकी लोगों के चेहरों पर गुस्से वाले भाव थे। सब लोग गुस्से से अयांश को देखने लगे। तभी अचानक किसी ने एक थप्पड़ अयांश को मारा, जिसे देखकर सब हैरान थे। ये थप्पड़ और किसी ने नहीं बल्कि मानसी जी ने मारा था, क्योंकि उन फोटो में अयांश उस लड़की के साथ था, जहां वो उसके साथ शॉपिंग कर रहा था। किसी में उसके साथ खेल रहा था। वो गुस्से से बोली, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर तुम्हें यही पसंद थी तो क्यों समायरा से सगाई करने की बोली? वहीं उनकी बातें सुनकर अयांश हैरानी से मानसी जी को देखने लगा। वहां एक न्यूड पिक भी थी, जो वही फोटो थी जो उस लड़की ने अयांश को भेजा था। उस लड़की का नाम सेरेना विलियम्स था। वो एक फॉरेनर थी। तभी समायरा, जो कब से चुप थी, वो अयांश के सामने खनी हो गई। वो उसे बिना किसी इमोशन के देखने लगी, जिससे अयांश डर गया। उसकी आंखों में भी डर दिखने लगा था। वो अपने मन में बोला, डॉल, क्या तुम मुझे गलत समझ रही हो? मगर तभी एक थप्पड़ सेरेना के चेहरे पर पना, जिससे वो संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। उसके होठों के कोनों से खून रिसने लगा। समायरा ने सेरेना के बाल पकड़े, फिर गुस्से से बोली, तुझे क्या लगा? तू झूठ बोलकर मेरे अयांश को पालेगी? वो न्यूड पिक में मेरे अयांश नहीं है। जिस पर वो लड़की बोली, वो अयांश ही है। वो ये सब इंग्लिश में बोल रही थी, मैं हिंदी में लिख रही हूं। जिस पर अचानक ही समायरा जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, अयांश, आप एक बार अपनी शर्ट गर्दन से नीचे कीजिए। अयांश ने ऐसा ही किया, जिसमें वहां पर ड्रैगन का टैटू दिखने लगा, जो सालों पुराना था। ये ड्रैगन का टैटू भी अयांश ने समायरा के कहने पर बनाया था। वहीं उस टैटू को देखकर सब हैरान थे, क्योंकि मानसी जी भी इस टैटू के बारे में जानती थी, जो कि जब सारांश 11th में था, उसने तब खुदवाया था। इसलिए उस फोटो में अयांश का होना पॉसिबल नहीं था। इसलिए सब लोग उस लड़की को गुस्से से घूरने लगे। तभी समायरा जोर से बोली, अंदर आ जाइए। इसी के साथ एक लंका अंदर आया, जो कि और कोई नहीं, जैक्सन विलियम्स था, सेरेना का भाई। अपने भाई को देखकर सेरेना डर गई, क्योंकि जैक्सन ने उसे ये सब करने के लिए मना किया था, मगर वो नहीं मानी। समायरा बोली, मिस्टर विलियम्स, ले जाइए अपनी बहन को। इसका इलाज कीजिए, वरना मैं खुद इसका इलाज करूंगी। जिस पर वो रिस्पेक्ट से बोला, जी क्वीन सारा। इतना बोलकर वो घसीटते हुए अपनी बहन को लेकर जाने लगा। सेरेना डर से कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि क्वीन का खौफ पूरे अंडरवर्ल्ड में था। मगर जैक्सन की बातें सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि क्वीन सारा अंडरवर्ल्ड की क्वीन थी, और सारा नाम से ही वो डॉक्टर भी थी। सेरेना वहां से जा चुकी थी। मानसी जी ने अयांश से सॉरी बोला तो अयांश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं मॉम, मुझे पता था आपका यही रिएक्शन होगा। आखिर बात आपकी समायरा की जो थी। वहीं उनकी बातें सुनकर सब हंसने लगे। वहीं फिर सब मिलकर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था अब शादी की डेट निकालने की। पंडित जी आए और उन्होंने एक शुभ मुहूर्त निकाला, जो 1 महीने बाद का था। उसके बाद ओबेरॉय फैमिली वहां से चली गई।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। बड़ा चैप्टर दिया है, मगर अब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं छोटे चैप्टर ही दूंगी। शादी बटा बेबी गर्ल लास्ट एपिसोड। सारांश और अनामिका, विरम और आस्था, आरव और अदिति, राध्या और ईशान और रूहानिका और विशेष की शादी को लगभग 3 साल हो गए थे। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। रिधिमा और रोहन ने भी एक दूसरे को डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। समायरा ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर दिया था। समायरा की सारी आइडेंटिटी सबके सामने आ चुकी थी। इस वक्त समायरा टॉप हीरोइन थी। वहीं अयांश बहुत बार बिजनेस टाइकून का अवार्ड जीत चुका था। सभी को अयांश और समायरा की सगाई के बारे में भी पता चल चुका था। अनामिका और सारांश का एक प्यारा सा बेटा था, जो अभी 1 साल का था। उसका नाम काव्यांश था। वही विरम और आस्था का भी एक प्यारा बेटा था, जिसका नाम सार्थक था। आरव और अदिति का भी एक बेटा था, जिसका नाम अद्वित था। रूहानिका और विशेष के बेटे का नाम विहान था। राध्या और ईशान के बेटे का नाम धैर्य था। आज समायरा और अयांश की शादी थी। पूरी ओबेरॉय फैमिली और सिंघानिया फैमिली बहुत खुश थे। वो सभी लोग एक बैंक्वेट हॉल में मौजूद थे। रोहन के दिल में भी रिधिमा के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। मंडप में इस वक्त अयांश व्हाइट और मरून मिक्स शेरवानी पहनकर बैठा हुआ था। वो बेसब्री से अपनी डॉल का इंतजार कर रहा था। तभी पंडित जी की आवाज आई, जो कि दुल्हन को बुलाने के लिए बोल रहे थे। राध्या, रिधिमा, अदिति और इशिता जी समायरा को लेने कमरे में पहुंच गए, जहां हमारी प्यारी दुल्हन तैयार होकर बैठी हुई थी। समायरा इस वक्त मरून और गोल्डन मिक्स लहंगे में तैयार बैठी थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे ही सबकी नजर उस पर पनी, सब बस उसे देखते ही रह गए। तभी इशिता जी ने अपने आंखों से काजल निकालकर समायरा के कान के पीछे लगा दिया। उसके बाद उसकी नजर उतारते हुए बोली, मेरी बच्ची को किसी की नजर न लगे। इशिता जी ने समायरा का घूंघट डाला और उसे मंडप के लिए लेकर जाने लगे। राध्या और अदिति और रिधिमा भी एक एक साइड खने हो गए। जैसे ही अयांश की नजर समायरा पर पनी, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो बस एकटक समायरा को देखने लगा। समायरा का आधा चेहरा घूंघट में था, मगर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अयांश ने हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर हाथ रखकर वो मंडप में आ गई। तभी पंडित जी ने वरमाला की रस्म करवाई। उसके बाद वो दोनों बैठ गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वहीं सभी लोग शादी को खून एंजॉय कर रहे थे। तभी पंडित जी ने गठबंधन के लिए बुलाया। अनामिका आगे आई। उसने अपने भाई भाभी का गठबंधन किया। उसके बाद पंडित जी ने कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता को आगे बुलाया। इशिता जी और आदित्य जी आगे आए। उन दोनों की आंखों में नमी थी। वो लोग काफी उदास थे। आज उनकी प्रिंसेस हमेशा के लिए उनसे दूर जा रही थी। उन्होंने समायरा का हाथ अयांश के हाथ में दिया। तभी आदित्य जी बोले, अयांश, तुम्हें मेरी प्रिंसेस का ख्याल रखना है। अगर कभी भी तुम्हारी वजह से मेरी प्रिंसेस की आंखों में आंसू आए तो याद रखना, तुम्हारा सामना समायरा के डैड से नहीं बल्कि आदित्य ओबेरॉय से होगा। जिस पर सब हैरान थे। वहीं अयांश मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपनी डॉल को कभी नहीं रुलाऊंगा। ये आपसे ही नहीं, मेरा खुद से भी वादा है। इतना बोलकर उसने समायरा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तभी दोनों फेरों के लिए खने हुए। 4 फेरों में अयांश आगे रहा। इसी के साथ लास्ट के 3 फेरों में समायरा आगे आई और उनके 7 फेरे पूरे हुए। अयांश ने समायरा को मंगलसूत्र पहनाया और उसके मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा। इसी के साथ वो पति पत्नी के पवित्र बंधन में हमेशा के लिए बंध गए। उन्होंने सबसे आशीर्वाद लिया। सबने उन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। कुछ देर बाद ओबेरॉय फैमिली ओबेरॉय मैंशन और सिंघानिया फैमिली सिंघानिया मैंशन के लिए निकल गई, क्योंकि अब समायरा की शादी हो चुकी थी। अब उसका गृह प्रवेश होना बाकी था। कुछ देर बाद अयांश और समायरा सिंघानिया मैंशन के दहलीज में खने थे। तभी अनामिका और रूहानिका दोनों गेट पर खने हो गए। अयांश ने रूहानिका और अनामिका को 1-1 लाख रुपए का चेक पकाया। वो दोनों साइड हट गए। उसके बाद समायरा चावल का कलश गिराकर अंदर आई। वो आलते से छाप छोंते हुए अंदर आई। अयांश और समायरा ने भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई, जिसमें समायरा जीत गई। तभी अनामिका और रूहानिका ने समायरा को अयांश के कमरे के बाहर छोड़ दिया और उसे ऑल द बेस्ट बोलकर वहां से चले गए। जैसे ही वो अंदर गई,
अचानक ही उसके ऊपर फूल गिरने लगे। उस कमरे में बेहद अच्छी खुशबू फैली हुई थी और पूरा बेड फूलों से सजा हुआ था। पूरा रूम भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। समायरा जाकर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद फिर से कमरे का दरवाजा खुला और इसी के साथ अयांश अंदर आया। समायरा को देखकर अयांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वो समायरा के पास गया। उसने समायरा का घूंघट उठा दिया। उसके सामने समायरा का खूबसूरत चेहरा था, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर अयांश बस उसे देखता ही रह गया। तभी अयांश उसके गहरे उतारने लगा। समायरा को बहुत शर्म आ रही थी। वो कुछ नहीं बोली। अयांश ने उसकी चुनरी भी खोलकर साइड में रख दी। उसने सबसे पहले समायरा के माथे को चूमा और फिर आंखों को, गालों को और सबसे आखिर में उसने अपने तपते होंठ समायरा के होठों पर रख दिया। वो उसे अग्रेसिव होकर किस करने लगा, क्योंकि समायरा की खुशबू उसे पागल कर रही थी। जब उसे लगा समायरा को सांस नहीं आ रही तो उसने उसके होठों को रिहा कर दिया और अपने होठों को उसके गर्दन में रखकर वहां किस और शक करने लगा। वो वहां पर बाइट भी कर रहा था, जिससे समायरा की सिसकियां निकल रही थी। कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े बिस्तर से नीचे बिखरे हुए थे और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। 5 साल बाद आज समायरा और अयांश की चौथी सालगिरह थी। सिंघानिया मैंशन तारों की तरह चमक रहा था। इन 5 सालों में रिधिमा और रोहन की भी शादी हो गई थी और रिधिमा रोहन के साथ ही रहती थी, क्योंकि रोहन की ड्यूटी अलग अलग जगह लगते रहती थी। आज पूरी फैमिली सिंघानिया मैंशन में इकट्ठा हुई थी। तभी उन्हें एक 3 साल की लंकी के पीछे एक 6 साल का लंका दौड़ता हुआ दिखा। ये छोटी बच्ची समायरा और अयांश की बेटी थी, जिसका नाम आयरा सिंघानिया था। और उसके पीछे जो बच्चा भाग रहा था, वो था आरव और अदिति का बेटा अद्वित था। वो उस छोटी बच्ची से बोल रहा था, प्रिंसेस धीरे चलो तुम गिर जाओगी। मगर वो बच्ची उसकी सुन ही नहीं रही थी, जिसे देखकर उस बच्चे के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। मगर वो उस छोटी बच्ची को डराना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव थी और छोटी छोटी बातों में रोने लगती थी। इसलिए कोई भी उस बच्ची से ऊंची या तेज आवाज में नहीं बोलता था। वो सभी की आंखों की तारा थी। उसे सब लोग बिल्कुल किसी कीमती चीज की तरह ट्रीट करते थे। तभी वो बच्चा समायरा के पास आ गया और शिकायत करते हुए बोला, सोमू देखो ना, आरू मेरी बात नहीं सुन रही। जिसे सुनकर सब लोग अद्वित को देखने लगे, जो बहुत रूड और घमंडी था। वो समायरा को बचपन से ही सोमू बोलता था, क्योंकि उसे समायरा बहुत पसंद थी। वो बोलता था वो समायरा की बेटी से ही शादी करेगा। जब आयरा हुई थी तब सबसे ज्यादा वही खुश हुआ था, क्योंकि वो समायरा की बेटी से शादी कर पाएगा, क्योंकि वो समायरा को बहुत पसंद करता था। तभी केक कटिंग की बारी आई। समायरा और अयांश ने केक कटिंग की। सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे को खिलाया, उसके बाद अपनी प्यारी प्रिंसेस को, क्योंकि वो बहुत जिद्दी थी। उसे सबकी अटेंशन की आदत थी, खासकर अपने डैड और मॉम की। अगर समायरा और अयांश उससे ज्यादा किसी और को अटेंशन दे दे तो वो पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। तभी सबने अयांश और समायरा की एनिवर्सरी में उन्हें जर्मनी घूमने का टिकट दिया। इसलिए वो लोग आज रात को ही जर्मनी जाने वाले थे, मगर वो वहां आयरा और उसको संभालने के लिए एक आया लेकर जाने वाले थे, ताकि वो दोनों भी इंजॉय कर सकें। शाम के समय अयांश और समायरा और उनकी प्रिंसेस आयरा और उनकी वफादार नैनी तीनों अयांश के प्राइवेट चॉपर में बैठे हुए थे। अगली सुबह वो सभी लोग जर्मनी पहुंच गए। उन सब ने मिलकर उन दोनों के लिए होटल भी बुक किए थे। तभी उन्हें वहां ड्रेसेस मिली, जिसका अरेंजमेंट भी उनके घर वालों ने ही अरेंज किया था। समायरा के लिए एक ब्लैक वन पीस था, जिसमें वो बहुत हॉट और सेक्सी लग रही थी। वहीं अयांश के लिए एक ब्लैक कोट पैंट रखा हुआ था। वो दोनों इस वक्त एक बीच एरिया में थे, जिसे लाइट और फूलों से सजाया गया था। वहां बेहद हल्की आवाज रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। अयांश ने समायरा का हाथ पकड़ा और दोनों नाचने लगे। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। ये सॉन्ग बज रहा था और अयांश और समायरा डांस कर रहे थे। तभी अयांश ने समायरा की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसके होठों पर होंठ रख दिए। हमारे अयांश और समायरा का प्यार मुकम्मल हुआ। तो यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सभी के इतने सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया और इस कहानी की तरह ही मेरी सभी कहानियों को प्यार दे।